और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर शिव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में एहतजाज किया। इस दौरान जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में कांग्रेस कारकुन जमा हुए और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजरातिश किया गया। कांग्रेस कारकुनों का कहना है कि आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है शिव कुमार जी, उनको अरेस्ट किया ईडी के द्वारा और ये तरह तरह के आरोप लगाकर, लांछन लगाकर, झूठे केसों में फंसाकर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज बनकर और क्या मांग है अभी? आज जो कांग्रेस की आवाज को बंद करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, जिस प्रकार से ईडी को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर उस पे ऊपर प्रेशर बनाकर कांग्रेस के वो नेता जो इनकी आवाज संसद के अंदर, यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्होंने मोदी का पुतला प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे किया है, जिसको जलाएंगे वो यहाँ पे। ये बताइए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, इन लोग ने जानबूझ के कांग्रेस का नेता डीके शिव कुमार को अंदर करने का जो काम किया है, इन लोग ने जो बात क्यों नहीं कर रहा है, जीडीपी गिर रहा है उसके ऊपर बात नहीं क्यों कर रहा है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो गिर रहा है उसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा है, जो पूरा आर्थिक व्यवस्था को नीचे गिर चुका है उसके ओर में बात नहीं कर रहा है। जानबूझ के लोगों का दिमाग को घुमराने के लिए कांग्रेस वरिष्ठ नेता को सबको अरेस्ट करके अंदर परेशान किया जा रहा है। जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। जानबूझ के परेशान करवा रहे हैं। क्यों? तो 4 स्टेट में चुनाव है, उसको लेके और जो आर्थिक व्यवस्था को लेके इन लोग ने जानबूझ के। शुमाल मशरकी दिल्ली के मौजपुर इलाके की गली नंबर 14 के रहने वाले साहिल सिंह को कुछ लोगों ने इतना बेदर्दी से पीटा कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। इस मामले में सबसे अहम सवाल कि क्या साहिल को मुसलमान होने के शुबे में मारा गया? साहिल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। साहिल के वालिद का कहना है कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसका नाम साहिल था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को मामूली कहासुनी का ही मामला करार दे रही है। मेरे बेटे को मारने में एक तो सर गली से निकलने के ऊपर ज़्यादा विवाद हुआ था और उस चक्कर में उन्होंने वो बोला था चंद्रभान और रिंकू ने कि पंडितों की आयुष्मान पंडितों गली, उसके साथ थे साहू बंटी पूरन और बंटी का नाम जयप्रकाश। ये लोग थे जो मेरे बेटे को इन्होंने बहुत बेदर्दी से पीटा, जिससे मेरा उन लोगों से मेरा ना कोई दुश्मनी है, ना मेरी जान पहचान है, ना उन लोगों को मैं जानता हूँ। और इन्होंने बेटे को इस बात पर पीट दिया कि वो इस गली से क्यों जा रहे हो। और दूसरी बात फर्क पड़ा कि जो इन लोगों ने गली के बता रहे हैं इसका नाम साहिल था और कुछ ही मुसलमानों के चक्कर में पीटा गया, उन लोगों ने इस बात को कबूल भी करा है। तीसरी मंजिल से यहाँ से ऊपर तक वो कैसे चढ़ गया, पहले तो बात तो मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ उसको यहाँ तक खींच के ले आई। बस घर में आया, पहले अपनी सिस्टर से बोला, बहन मेरे को सांस नहीं ले जा रही। उसके बाद अंदर से गद्दा निकाला, नीचे लेटा। फिर मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कह रहा मम्मा मेरे से सांस नहीं ली जा रही है। क्या हो क्या गया? इतना मेरे बोलते कि मम्मा मेरे को चंद्रभान संजय नाम बता रहा था और उसके लड़के और भी थे, उनके नाम उसने मुझे नहीं बताए। उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, खाली मैं तो ये कहता अंकल जी इसको छोड़ दो, जिससे भी झगड़ा हुआ था बच्चे आपकी कोई बात नहीं, छोड़ दो, दोबारा इस गली से नहीं आएंगे। उसके बाद बस 2-3 सांसें उसने लिए जमीन पर, उसको उठा के मैंने उसको गोद में रख लिया यहाँ पर ऐसे करके। हम लोग छोटा बेटा है मेरा, उसने गली में शोर मचाया, हम तुरंत 2 मिनट के अंदर उसको हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में नोटबंदी के बाद बदहाली के दौर से गुजर रहा मेरठ का बुनकर अब रजिस्ट्रेशन और एनओसी हासिल करने की परेशानियों के साथ साथ महकमा बिजली की मनमानी से भी बेहद परेशान है। बुनकरों की बदहाली से मेरठ की कपड़ा सनत को काफ़ी नुकसान का सामना है। बिजली बिल के बोझ और कारोबार की बदहाली से परेशान मेरठ के बुनकरों ने अब पावरलूम और बिजली महकमे के अफसरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक रिपोर्ट। पावर लूम के लिए बिजली के फ्लैट और इजाफी लोड को लेकर मेरठ के बुनकरों को खुसूसी रियायत सन 2006 से हासिल है। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने इस सनअत को बचाने और बुनकरों को रियायत देने के लिए
2006 में अहकामात जारी किए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत में मेरठ की बिजली महकमे ने इजाफी लोड और गैर सब्सिडी बिजली कनेक्शन के तर्ज पर बिजली बिल अदायगी के लिए बुनकरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। सैकड़ों कनेक्शन अब तक काटे जा चुके हैं। वहीं पावरलूम महकमे ने भी सर्वे रिपोर्ट के जरिए सब्सिडी की रकम में खेल करके असल बुनकर तबके को ही नुकसान पहुंचाया है। जो बुनकर हैं मेरठ में, वे असली बुनकर हैं, उनकी अखबार में प्रकाशित कराई जाए इनकी सूची नोट, ये बुनकर है या नहीं है, ये जिन्हें इसकी सुविधा मिल रही सब्सिडी की, उन्हें सुविधा नहीं मिल रही। जो बुनकर हैं उनको 90 कनेक्शन ऐसे हैं जो उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया, उनके किताबें जमा करने के लिए कह दिया गया फुल बिल जमा करो। इसका खंडन करने के लिए हम इनसे खंडन कराने के लिए आए। बिजली और पावरलूम महकमे के जिम्मेदार अफसरान की लाल फीताशाही से परेशान मेरठ का बुनकर समाज अब अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का इरादा करके मुताल्लिका महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का मुतालबा कर रहे हैं। एक सर्वे हुआ था 1 साल पहले, बिजली विभाग और जो हथकरघा विभाग का सर्वे, इन्होंने सर्वे कि जहाँ ये पहुँच गए वहाँ सर्वे हो गया, जो नहीं पहुँचे वहाँ सर्वे नहीं हुआ, वो अपात्र घोषित कर दिए इन्होंने। ये इसलिए जिम्मेदार है जब इन्होंने इनके हाथ से भी बिना पावर के कनेक्शन नहीं मिलता, इनके हाथ से बिना पावर कनेक्शन कटने का नहीं, इनकी मंजूरी के बिना पावर लूम मिलने की नहीं। पहले बिजली विभाग अपना कनेक्शन दे देता, अब इनका हस्तक्षेप है, हम इनसे बात करने के लिए इसलिए आए हैं। बिजली और पावरलूम महकमे के जिम्मेदार अफसरान की लापरवाही का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एहतजाज और मुतालबात के बावजूद ये अफसरान ना तो बुनकरों की सुन रहे हैं और ना ही मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान नवीन कुमार ने केजरीवाल हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को धोखा दिया है। साथ ही अलका लांबा की सोनिया गांधी से खास मुलाकात पर भी उन्होंने अपने अंदाज में चुटकी ली। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दिल्ली की जनता प्रशांत रहमाम कर रही है, झूठे वादे करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। 5 साल तक जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं और ये सोचते रहे कि अरविंद केजरीवाल के हर पाप के भागी रहे हैं, जो लोग आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच में छोड़ करके गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीच में से अरविंद केजरीवाल से नाता अलग हो गया, लेकिन कईयों ने तो उसके पाप के घड़े के अंदर लगातार उसके चारों तरफ से लगाते रहे। अब वो समझते हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे तो ठीक होंगे, ये उनका सोचना है। दिल्ली की जनता उन्हें नकार चुकी है। आप निश्चित मानिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व है नहीं, इन दोनों पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। फिलहाल अलका लांबा का तो ये कहना है कि सिर्फ एक कर्टसी मीट थी, वो अभी ऐसा कुछ मन नहीं बना रही हैं। उनके सोशल मीडिया पर चल रहे बयान, ट्विटर पे आए हुए ट्वीट्स, उसके अनुसार तो लगातार अरविंद केजरीवाल को गाली भी दे रही है, उनके साथ भी बैठी हैं। अब हो सकता है कि कोई बीच में नया समझौता कर रही हो कांग्रेस के साथ मिलकर के, आम आदमी पार्टी और अलका लांबा को उसकी नया ब्रिज बनाया हो, तो वो बेहतर समझती हैं, वही जानते होंगे कि किस लिए मिलने गए, क्या करने गए। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था या अरविंद केजरीवाल का कोई संदेश लेके गए थे, क्योंकि उसकी है तो बी टीम, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली के मौसम की। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के साइंसदान कुलदीप सिंह के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक कुलदीप जी। कुलदीप जी, जिस तरीके से बारिश को लेकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कारण है, क्यों इस तरीके के अलर्ट समय समय पर जारी करने पड़ते हैं? देखिए, जब भी हम लोगों को संभावना होती है कि रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी तो उस समय हम लोग कलर कोडेड फॉर्म में अलर्ट जारी करते हैं। जैसे अगर हम ग्रीन कलर में करते हैं तो उस समय हमारे पास ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि रेनफॉल होने की संभावना नहीं होती है। येलो में लाइट रेनफॉल और ऑरेंज में लगभग लाइट टू मॉडरेट हो सकती है, तो इस तरह की संभावना होती है। जब रेड कलर करते हैं तो हमारे पास हैवी या एक्सट्रीमली हैवी तक हो सकता है। तो इस तरह की हम चेतावनी जारी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कलर कोडिंग की जाती है जैसी संभावनाएं होती है। तो फिलहाल आज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो उम्मीद थी कि हमारे पास ऑरेंज कलर में किया हुआ था तो उतनी संभावना थोड़ी सी हमारे पास डिक्रीज़
की हुई है, तो आज हम उसको कलर कोड में थोड़ा येलो कलर में करने जा रहे हैं। और जो संभावनाएं भी हमारे पास दिल्ली एनसीआर में है वो लाइट रेनफॉल की, और एक दो जगह पर मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल हो सकती है। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत कब तक मिलेगी और बारिश की आने वाले दिनों में किस तरीके की संभावना? देखिए, आज हमारे पास आज और कल में लाइट रेनफॉल की संभावना बनी हुई है, और जो कि देर शाम रात में हो सकती है। कल भी हल्की फुल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है, तो अगले 2 से 3 दिन में हल्की बारिश होने की दिल्ली एनसीआर में संभावना है। एनसीआर में निश्चित तौर पे एक दो जगह पर मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल भी कल रियलाइज हो सकती है हमारे पास। तो 3 दिनों तक तो ये सिचुएशन बनी रहेगी। उसके बाद फिर से हमारे पास जो है कह सकते हैं कि बारिश का दौर ख़त्म होने की संभावना है, तो आसमान क्लियर हो जाएगा और धूप निकलनी फिर से शुरू होगी। और अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कांग्रेस पार्टी का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान रहेगी कमलनाथ के ही हाथ। दिग्विजय सिंह के खिलाफ दहाड़ने वाले सिंगार के बदले सुर, कहा मैंने पार्टी फोरम पर रखी अपनी बात। 16,000 एकड़ ज़रई जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड खस्ताहाली का है शिकार। ज़रई जमीनों के रजिस्ट्रेशन के बाद साबिका हुकूमत में बोर्ड ने नहीं दी कोई तवज्जो। और छत्तीसगढ़ में मस्ती की पाठशाला हो रही है बेहद मकबूल, बच्चों को खेल खेल में दी जा रही है तालीम। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ का घमासान खत्म हो गया। कांग्रेस की कमान कमलनाथ के पास ही रहेगी, लेकिन कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ढके छुपे अल्फाज में अपनी नाराजगी का इजहार कर ही डाला। उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनी, इसलिए कोई भी फैसला और कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाने की जरूरत है। दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से हम लोगों ने 15 साल कड़ी मेहनत करके आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शासन स्थापित हुई। हमको 6 महीने भी नहीं हुए, और जिस आशा और अभिलाषा के साथ हम सब लोग, चाहे मैं हूँ, दूसरे कार्यकर्ता हैं, सभी ने मेहनत की थी, उस आशा और अभिलाषा के साथ कि हम एक नया मध्य प्रदेश स्थापित करेंगे जहाँ विकास होगा, प्रगति होगा, वही आशा के अनुरूप सरकार को कार्य करना। और आज अगर ऐसे मतभेद उठ रहे हैं, तो ये दायित्व तो होता है मुख्यमंत्री का, दोनों पक्षों को बैठ सलाह मशवरा करें, इसका समाधान कोशिश करेंगे। आप मैं कह रहा हूँ कि आरोप गंभीर और इस पर जैसे मैंने कहा कि पक्षों को बैठाकर सलाह मशवरा होना चाहिए। सरकार अपने दम पे, अपने आधार पर चलनी चाहिए, किसी का हस्तक्षेप सरकार में नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि हस्तक्षेप हो रहा है? आप कोशिश कर रहे हैं मुझसे कुछ कहलवाने के लिए, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि सरकार को स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए, और जो मुद्दे आए हैं मुख्यमंत्री को उमंग की भी बात सुननी चाहिए, और जो सत्य है उस पर कार्य होना चाहिए। तो आपको लग रहा है और दिग्विजय सिंह जी की भी बात स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। और वहीं बयानबाजी के तकरीबन 12 घंटे के बाद रियासती वजीर उमंग सिंगार मीडिया के सामने आए, मगर अब उनका सुर और लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। मीडिया से उन्होंने बहुत थोड़ी बात की, जिसका लबोलुबाब ये रहा कि जो कह दिया वो कह दिया, उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पर उन्होंने अपनी बात रख दी है, इसके आगे अब उन्हें कुछ नहीं कहना। ये क्या चर्चा हुई उसमें? अब ये मैं सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आपको लगता है पूरा मामला खत्म हो गया? टिप्पणी करना उचित पूरा मामला खत्म हो गया? पूरा मामला खत्म हो चुका है? क्या हुआ, क्या बात हुई? देखिए, पार्टी मजबूत है, कोई संवैधानिक संकट नहीं है,
और इस प्रकार की बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, पूरी पार्टी में। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी डॉक्टर मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी खलफशार का शिकार रही है, बयानबाजियों का भी दौर जो है वो लगातार जारी है। आज का हम ताज़ा हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ सियासत में नया हुआ आज? देखिए, सियासत का जो मामला है, पिछले एक हफ्ते की सियासत पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर एक ठहराव लगता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि आला कमान ने साफ इंडिकेशन दे दिया कि ऐसे हालात में किसी को पीसीसी की कमान नहीं दी जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो अंदरूनी खलफशार था, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उमंग सिंघार की बात किया और फिर इसके साथ दिग्विजय सिंह की बात करें, जहाँ अलग अलग जो पावर के महवर नज़र आ रहे थे, हाई कमान ने उसको भी रोकने की कोशिश की, क्योंकि अगर इस तरह से खलफशार सामने आते रहे तो कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज जो है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है और फिर पार्टी जो हाशिए पे खड़ी है वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात ये भी है, जिस तरह से अभिलाषा का उन्होंने इंतज़ार के कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तो इसके पीछे मकसद ये है क्योंकि सिंधिया पार्लियामेंट के इलेक्शन हार चुके हैं और उनके पास इस वक्त कहीं पर कोई जगह नहीं है और इस तरह की एक दबाव की सियासत करके वो राज्यसभा में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यही अगर उनको पीसीसी चीफ नहीं बनाया जा रहा है तो कम से कम राज्यसभा में जल्द से जल्द भेजा जाए और इसके साथ साथ उनके खेमे के अपने जो लोग हैं उनको अच्छे प्रोफाइल दिए जाएँ, ताकि उनकी अपनी जो इमेज है और उनका जो इलाका है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो अपने लोगों के बीच में अपनी इमेज को और बेहतर बना सके। और ये नहीं, अगर पूरे मामले पे ही हम नज़र डालें तो हम ये देखते हैं वक्ती तौर पर तो ये मामला थमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार जिनकी हिमायत कांग्रेस के साथ है, उनकी भी नाराज़गी है और उन्होंने यहाँ तक तो कह दिया है कि हमारी तो छोड़िए, कांग्रेस के जो वज़ीर हैं वो कांग्रेस के लोगों की भी सुनने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पर भी यह है, क्योंकि जब पार्टी जो है हिमायत से यहाँ पर खड़ी हुई है और अगर इसमें एक दो भी मेम्बरान असम्बली जो है दूर हो जाते हैं तो पार्टी या हुकूमत की बात करें तो कभी भी जो है गिर सकती है। यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने, सोनिया गांधी ने जो है इशारा दिया कि इस वक्त जो है कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है और लोगों को साथ चलकर मिलकर काम करने की नसीहत भी दी गई है। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए, तफसीली जानकारी नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन का मालिक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड खस्ता हाली का शिकार है। बद इंतज़ामी और अदम तवज्जुही का आलम यह है कि ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद बोर्ड ने इनकी जानिब दहाइयों से पलट कर भी नहीं देखा है। कुछ ज़रई ज़मीनों पर ज़मीन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, वहीं कुछ ज़मीनों की जानिब बोर्ड में बैठे लोगों ने खुद ही कोई तवज्जो तक नहीं दी है। पेशे भोपाल से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का शुमार हिंदुस्तान के उन वक्फ बोर्डों में होता है जिनके पास हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन मौजूद है। बोर्ड अगर इन ज़मीनों के लिए और इस वक्त की अहम खबर पंजाब से, गुरदासपुर में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ और अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक हादसे में महलविकीन की तादाद 16 हो गई है। ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। एसडीएम बटाला ने इस बात की जानकारी दी है कि धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी और इस आग में अभी तक जो लोगों की तादाद महलविकीन की बताई गई है वो 16 बताई गई है। ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि पटाखा फैक्ट्री थी, लोग वहां पर काम कर रहे थे और लगातार इस अहम मामले पर नज़र बनी हुई है। तो गुरदासपुर से खबर है, पंजाब के गुरदासपुर में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हुआ और धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। तो आपको बताएं, पंजाब से बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ भरा इलाका है ये गुरदासपुर का बटाला इलाका। एसडीएम ने वहां की जानकारी दी है कि धमाके के बाद जो पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ उसके बाद वहां पर भयानक आग लगी और इस आग में अभी तक जो तादाद महलुकीन की बताई गई है वो 16 बताई गई है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। आग बुझाने की वहां पर
तमाम तर जो कोशिशें हैं वो भी देखी जा सकती हैं। मकामी लोगों ने किस तरह से वहां और नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन का मालिक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड खस्ताहाली का शिकार है। इसी पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का शुमार हिंदुस्तान के उन वक्फ बोर्डों में होता है जिनके पास हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन मौजूद है। बोर्ड अगर इन जमीनों के लिए बेहतर इंतजाम करता है तो उससे करोड़ों की आमदनी होती है और इस रकम से अक़लियती तलबा के लिए बहुत सी फलाही स्कीमों को शुरू भी किया जा सकता है। MP वक्फ बोर्ड के पास 1-2 एकड़ नहीं बल्कि 16,000 एकड़ ज़रई ज़मीन मौजूद है। लेकिन बदइंतजामी का आलम यह है कि इन जमीनों से बोर्ड को 2 लाख रुपए सालाना की भी आमदनी नहीं हो रही है। बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर इस ताल्लुक से क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। जिम्मेदारी उस लोकल कमेटी की है कि लोकल कमेटी और तहसीलदार के जरिए उसका ऑक्शन कराए, नीलामी कराए और नीलामी के कराने के बाद उसमें से पैसा ले। लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसका ना तो ऑक्शन होता है ना उसके कोई हिसाबात आते हैं। इस 6,000 हेक्टेयर में से अभी पिछला जो टेन्योर था हमारे वक्फ बोर्ड का, उस दौरान तकरीबन 55 लाख रुपया तक इनकम थी, जो कि 6,000 हेक्टेयर के मुताबिक बहुत ही कम थी। लेकिन पिछला जो वक्फ बोर्ड का टेन्योर था उसमें वो घट के 1,50,000 रह गई। अब 16,000 एकड़ ज़मीन से और इतना कम इनकम हो तो ये बहुत फिक्र की बात है। मध्य प्रदेश में इंतजामी नुक्ते नज़र से 52 अजला हैं और सूबे में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर वक्फ बोर्ड की ज़रई ज़मीन नहीं है। 16,000 एकड़ ज़रई ज़मीन का मालिक वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीनों से इस तरह गाफिल है कि उसने बाज़ ज़रई ज़मीनों की जानिब 1-2 साल नहीं बल्कि दहाइयों से देखा ही नहीं है। बोर्ड रिकॉर्ड में श्योपुर में 93 वक्फ इमलाक दर्ज हैं, लेकिन इन जमीनों की निगरानी के लिए बरसों से बोर्ड ने कमेटी ही तश्कील नहीं दी है। हालांकि यहाँ पर इन जमीनों की निगरानी के लिए 93 कमेटियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन बोर्ड में सिर्फ 3 कमेटी ही दर्ज है। तो श्योपुर जिले में देखा कि तकरीबन 97 वक्फ हैं और जिसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड के ही वक्फ हैं और सब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। भोपाल में मजलूम करबला सरकार सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब वफ़ा की कुर्बानियों की याद में मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी है। शहर के 42 मुकामात पर मजालिस का इनेकाद करके न सिर्फ शुहदाए करबला को याद किया जा रहा है बल्कि सरकार सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन भी की जा रही है। 1400 साल कबल करबला के मैदान से हज़रत इमाम हुसैन ने शरीयत और इंसानियत की बका के लिए जो कुर्बानी दी थी, उसकी मानवियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और आइए अब आपको मस्ती की पाठशाला यानी एक ऐसे स्कूल में लिए चलते हैं जहां बच्चे मस्ती और खेल खेल में तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये स्कूल और उसके टीचरों का पढ़ाने का तरीका सोशल मीडिया पर भी खूब नाम कमा रहा है, खूब तारीफें बटोर रहा है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बलदा बाजार के पुरसपारी गांव की, जहां एक उस्ताद खेल खेल में बच्चों में तालीम की लौ जला रहे हैं और यहाँ तलबा भी बिना किसी थकान के, बिना किसी परेशानी के नाच गाकर खूब लुत्फ अंदोज होकर तालीम हासिल कर रहे हैं। कभी बच्चे नाच गाकर पहाड़ा यानी टेबल याद करते हैं तो कभी केबीसी भी खेल खेल में खूब याद कर लेते हैं। होना चाहिए, बच्चों में मनोरंजन बहुत जरूरी है। जैसे मतलब जितना ज़्यादा मनोरंजन करके सिखाते जाएंगे बच्चा जो उतना रुचि लेने लगता है।
सबसे दिलचस्प बात यह कि इस स्कूल में आने वाले नन्हे बच्चे स्कूल आने के लिए कभी रोते भी लगते नहीं, बल्कि उन्हें तो रोज स्कूल आना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में भी यहाँ खेल जैसा माहौल जो मिलता है। और जाहिर सी बात है कि इस स्कूल की हर कोई तारीफ ही कर रहा है। यहाँ बच्चों को शिक्षक लोग बढ़िया प्रेम से पढ़ाते हैं, नाच गा करके पढ़ाई करते हैं। पढ़ा गाना, जोड़ना घटाना, बुरा भाग, बढ़ते क्रम घटते क्रम, यहाँ अच्छे सब नाच गा करके शिक्षक लोग पढ़ाते हैं। खेल कूद कर, नाच गा कर और कुछ प्रयोग कर कोई भी चलेगा। क्या क्या सीखते हैं? ABCD और कुछ नए चीजें सीखते हैं। अच्छा, स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग कई सारी गतिविधियां करके पढ़ते हैं, जैसे नाच गा कर, लिख पढ़ कर और प्रयोग कर कर। इस स्कूल के टीचर्स ने मकामी सतह पर अपनी खास पहचान तो बनाई ही है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफें बटोर रहे हैं। फेसबुक पर भी अनोखी पाठशाला को करोड़ों लोगों ने लाइक किया और 60,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं। फेसबुक में तो मैं लगभग मतलब बता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक किए हुए हैं और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। सोशल मीडिया हम लोग कुछ सीखने को मिल रहा है, पहले नहीं जानते थे ये सब चीज़ के बारे में, लेकिन जब धीरे धीरे ये हमारा मतलब वीडियो जो है देख रहे हैं लोग बाग, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम और सीखते जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी गतिविधियों को डालते जा रहे हैं। इस स्कूल के टीचर्स की कोशिशें वाकई काबिल तारीफ है। मस्ती की पाठशाला में बच्चे खेल खेल में तालीम तो हासिल कर ही रहे हैं, मस्ती भी खूब कर रहे हैं। बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।